हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी इतिहास जो हमारा चल रहा था। आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री जो हम लोग देख रहे थे हैं उसका आज हमारा लास्ट चैप्टर है, यानी क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका हिस्ट्री यहाँ पे समाप्त है। इसके बाद हम लोग और कुछ देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। तो देखिए लास्ट चैप्टर में आपका सबसे अच्छा चैप्टर दिया हुआ है संविधान का निर्माण, यानी संविधान की बनने की शुरुआत कैसे हुई। एक नए युग की शुरुआत से मतलब जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो एक नए युग की शुरुआत हुई, है ना। तो उस चीज़ के बारे में देखिए कि उस समय पे हम लोगों ने संविधान का निर्माण कैसे किया। चलिए देखिएंगे। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। कब आया? 26 जनवरी 1950 को। पूछता है एग्जाम में तो बता दीजिएगा। इसके बाद दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान किस देश का है, तो भारत का। लिखित की बात करें तब भी भारत का। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई और पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। अगर आप आज की डेट में बात करें, 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, तो क्या है? तो अगर आप आज की बात करते हैं तो भारत हमारा जनसंख्या के हिसाब से सेकंड नंबर पर स्टैंड करता है, यानी फर्स्ट पर चाइना है। और अगर आप बात करें कि एरिया के हिसाब से, अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं तो भारत 7वें नंबर पर स्टैंड करता है, यानी भारत जो है कोई छोटा मोटा देश नहीं है। चलिए देखिए आगे। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण देश था बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत ज्ञान विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। जरूरी था कि हम ऐसे नियम कायदे कानून बनाएं जिससे हम देश को अच्छे ढंग से चला सकें, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से देश बिखरा हुआ था। और इस पूरे देश को सूत्रबद्ध करने के लिए हमें कुछ लिखित दस्तावेज चाहिए होते हैं। वो जो लिखित दस्तावेज थे जिसमें हमारे देश को चलाने के लिए नियम कायदे कानून लिखे हुए थे, जिनको हम हर देशवासी को मानना था, उसका नाम हमने संविधान रख दिया। तो चलिए देखते हैं। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया हुआ है। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसविंदे के एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं की गई, यानी एक एक लाइन पर इसमें लंबी लंबी चर्चाएं की गई कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। कई बार इसमें संशोधन किए गए, वो अभी भी संशोधन चलते आ रहे हैं। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिसमें कितनी बैठकें हुई तो आप बात करें तो 165 दिन बैठकें हुई। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां मसविंदे को सुधारने और संवारने का काम करती रहीं। बार बार बैठकें हुई, बार बार संविधान को पढ़ा गया, लिखा गया, समझा गया, अप्लाई किया गया और बार बार उसमें सुधार किया गया। राजनीतिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है। आप देख चुके हैं कि आज़ादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता और सार्थकता रही है। इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुई गहन परिचर्चा को जानेंगे। यदि संविधान सभा में उठने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें तो हमें उन प्रक्रियाओं का अंदाज़ा लग जाएगा जिनके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया और एक नए राष्ट्र की कल्पना साकार हुई। तो चलिए देखिए सार्थकता। चलिए उथल पुथल का दौर देख लेते हैं। ये तस्वीर दी हुई है। चलिए उथल पुथल का दौर देखिए। संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले रहे हैं। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर लिया गया, किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे।
1946 के बसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी, शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलन का एक अहम पहलू था। चलिए देखिएंगे। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे थे। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तर और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाला दंगा फसाद और हत्यारों का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। आगे देखिए। बर्बर हिंसा का यह विभत्स नाच भीषण जनसंहारों के साथ हुआ था। बहुत ज़्यादा जनसंहार हो रहे थे, जिसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तानों में रहने वाले, भारत में कुछ मुसलमान रह रहे थे और पाकिस्तान में कुछ हिंदू और सिख थे, के लिए यह एक निर्मम चुनाव का क्षण था। यानी इन लोगों को मारा जा रहा था। उनके सामने यह तत्क्षण मृत्यु तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़े जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुँचे, बीच रास्ते में ही मर गए। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी गंभीर एक और समस्या देसी रियासतों को लेकर थी। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमें थी, सही, लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा कि कुछ महाराजा जो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे, संविधान सभा की बैठकें इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थीं। बाहर तो कुछ चल रहा था, उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला अछूत कैसे रह सकता था। चलिए देखिए संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। ये तो हम लोग थल पुथल देख ली। अब देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मत अधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। यानी हर जगह से जो है वोट नहीं डलवाए गए थे जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराया गया। 1945 से 46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसके पश्चात प्रांतीय सदनों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई थीं। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान सभा बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। संविधान में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई जो है अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। यानी हर अलग अलग तरीके के लोग थे। राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। अंग देखिए, संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थीं। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थीं और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आंदोलन से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग कर रहे थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों
एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहसें हुई। देखिए मुख्य आवाजें, देखिए मुख्य आवाजें क्या रही। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। कितने थे? 300 सदस्य। कितने थे? 300। इनमें से देखिए, इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 6 मुख्य रूप से निकले। कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, है ना, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जो कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव पारित हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव, जो नेहरू ने पेश किया था। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। उन्होंने यह प्रस्ताव, पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? नेहरू ने। उन्होंने यह प्रस्ताव भी किया कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो केसरिया, सफेद और गहरे रंग का 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा होना चाहिए, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। पटेल प्रमुख रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। पूछा जाता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले रही थी और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। अब भाई जितने सदस्य हैं कि क्यों बिठा के रखा है? ताकि वो अपनी बात रख सके, वरना वो बैठेंगे क्यों सभा में, है ना। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री थे भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक माना जाता है। B.R. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया। केंद्रीय विधि मंत्री याद रखिएगा कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जनक, ठीक है, संविधान सभा के जनक और केंद्रीय विधि मंत्री, तो ये तीनों कौन थे? ये तीनों भीमराव अंबेडकर थे। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। गुजरात के मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप का महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इनके नाम भी खूब पूछे जाते हैं। तो ये वकील थे दोनों। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक थे बी एन राव। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। याद रखिएगा, B.N. राव पूछा जाता है। B.N. राव भारत के ऐसा पूछा जाता है, भारत के संविधान सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? और अगर आप बात करें कि B.N. राव का फुल फॉर्म क्या था, तो B.N. राव का फुल फॉर्म था बिनेगल नरसिम्हा। देखिए इसको क्या था फुल फॉर्म? बिनेगल, है ना, और नरसिम्हा राव। तो B.N. राव का फुल फॉर्म कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखिए, ये संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी N.S. मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। तो मुख्य योजनाकार संविधान सभा में कौन थे? तो कौन थे बताइएगा? S.N. मुखर्जी थे। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अंग देखिए, अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगी और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते थे। देश के भावी स्वरूप पर आगे देखिएगा, भारतीय भाषाओं और क्या है, राष्ट्र की कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर भी यही सवाल हो रहे थे और इनका आंसर ये लोग संविधान सभा के सदस्य दे रहे थे। संविधान की दृष्टि क्या थी? संविधान लोगों को किस दृष्टि से देखता था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। इस चीज को याद रखिएगा। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था
और यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों और पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों व दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। आगे देखिएगा क्या हुआ। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, संविधान में जो चीज़ें हैं बहुत सारे देशों से ली गई है ना। तो इस चीज़ को एक बार पढ़ लेना कि क्या बोला गया। मैंने तो ये नहीं पढ़ा है, आप लोग पढ़ लेना, ये पूरा पढ़ लेना आप लोग। कुछ होगा इसमें, कोई शब्द हमने किसी देश से लिए होंगे तो उस चीज़ के बारे में जिक्र। लोगों की इच्छा क्या थी। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याय साया दिखाई देता था। इनको क्या लगता था कि यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद है। उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करें। 1946-47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी। अंतरिम यानी मिलीजुली सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखभाल में करना पड़ रहा था। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। यानी ब्रिटिश सरकार की इसमें झलक दिखाई दे रही है। ये चीज़ लाहिड़ी ने समझाई। चलिए देखिए आगे। बहुत अच्छा महोदय सहायक शब्द, इसको पढ़ लेना। सोमनाथ लाहिड़ी ने कुछ कहा है, इस चीज़ को पढ़ लेना। नेहरू ने स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। यह एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफ़ी हाथ था। बात सही है कि ब्रिटिश सरकार इस चीज़ का गठन करके गई थी संविधान सभा का, और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी। परंतु नेहरू ने कहा आपको स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से सभा को शक्ति मिल रही है। सही बात है। सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती। सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे भी किसी भी समूह या पार्टी संबंधित क्यों ना हो। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए इसको आगे देखते हैं। आगे देखिए, संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं और अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। है ना। जुकाम हुआ है, गला खराब है ना, आप लोगों को आवाज़ भी समझ में आ रही होगी। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं लास्ट चैप्टर, जल्दी इसको कर लेते हैं ताकि हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर दें। है ना। गला तो ऐसा है, आप मान लीजिए 4-5 दिन में सही होगा तो कहाँ तक बैठे रहेंगे बताइए। थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए लोकतंत्र समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय का ही अलख जगा रहे थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों को और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया या कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। आगे देखिए, एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य देश में लोकतंत्र व न्याय का नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून आए। एक 1909 में आया, 1919 में आया, 1935 में आया। इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे कानून थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में,
है ना। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। 1919 में क्या बताया गया था कि कार्यपालिका को मतलब थोड़े से रूप में प्रांतीय विधायिका में शामिल कर दिया गया था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे पूरी तरह से विधायिका के रूप में उत्तरदायी बना दिया था। आंशिक रूप से याद रखिएगा 1919 में, 1935 में पूरी तरीके से। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए, तो 1937 में चुनाव हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। कांग्रेस उस समय बहुत फेमस पार्टी थी, कांग्रेस ही नाम चल रहा था और कुछ था ही कहाँ वहाँ पे। देखिए, इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलावों तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानून आए को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों को कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। उन्हें औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था। प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में ही यह अधिकार वयस्क आबादी के 10 से 15% हिस्से तक ही सीमित था। जब तक सार्वभौमिक यानी पूरी तरीके से पूरे भारत में मताधिकार, वोट देने का अधिकार, 1935 की अगर आप बात करें तो ओनली 10 से 15% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, वो भी वयस्क आबादी को, बूढ़े लोगों को नहीं, वृद्ध लोगों को नहीं। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिका औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। ये जो इसमें शब्द दिए हुए हैं ना नए, ये सब हम पॉलिटी में देखेंगे, उसमें एक एक शब्द बहुत ही तरीके से विस्तार से लिखा हुआ है, परिभाषा उसकी समझाई गई है। अभी मैं एक एक शब्द संप्रभु, गणराज्य, स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें अगर मैं समझाने को बैठ जाऊँ तो चैप्टर 5 दिन में भी समाप्त ना हो आपका, और कल से हमें पॉलिटी स्टार्ट करना है तो उसी में ये शब्द देख लेंगे सारे, क्या दिक्कत है, कोई नहीं, इसको लास्ट में निपटा लेते हैं चैप्टर को। अधिकारों का निर्धारण, नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाए कि क्या नागरिकों का अधिकार है क्या नहीं है। क्या उत्पीड़ित समूह को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए, अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हो। वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है, किसे हम कह देंगे अल्पसंख्यक है। जिस धर्म की कम जनसंख्या है उसको हम अल्पसंख्यक कह देंगे क्या। देखिए, जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी तरह सहमति हो। इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों से ही पैदा होने थे। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया कि जनता क्या चाहती है, और कहा कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समय, आकांक्षा और भावनाओं को पूरा करना होगा। जो जनता चाहती है वो बताइए, वो हम लोग करेंगे। यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीदें पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। आज भी यही चीज़ है, आप पूरी जनता को समेट के नहीं चल सकते एक बार में। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। पृथक निर्वाचन की समस्या क्या थी, पृथक निर्वाचन कैसे कराया जाए, इसकी समस्या क्या चल रही थी, चलिए इसको देख लेते हैं। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचन बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। किन्होंने दिया? बी पोकर बहादुर ने, मद्रास के थे। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत एक ऐसी राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ ही जी सके। मतलब ऐसी स्थितियां पैदा करनी है कि अल्पसंख्यक हैं तो उन्हें हमें अलग से संरक्षण देने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्थितियां ऐसी पैदा कीजिए लोगों के माइंड में, और ऐसी चीज़ें बनाइए जहाँ पे हम रहते हैं कि वो लोग हमारे साथ सुरक्षित महसूस करें और अच्छे से रहें, उन्हें हर अधिकार मिले और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचन के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। बहादुर को लगता है कि मुसलमानों की ज़रूरतों
को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते, ना ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। देखिए आगे, पृथक निर्वाचन की हिमायत से दिए गए इस बयान से ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क उठे। इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए की जा रही अंग्रेजों की चाल है। आर.बी. धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला, इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें अल्पसंख्यकों के लिए फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। यानी अब उनको लगा कि अंग्रेजों के बोलने पर काम कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे। उन्हें निरंतर गृह युद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देने लगी। सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचन एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में एक ऐसी मांग थी जिनकी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया जाए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाई जाए, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए जाएं, रक्तपात को जन्म दिया जाए और देश के विभाजन का कारण फिर से हो जाए। पटेल ने देखा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? पटेल ने कहा कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो उसे पृथक निर्वाचन जो है फौरन छोड़ दो। जो तुम पृथक निर्वाचन चाहते हो छोड़ दो। अंग्रेज तो चले गए, मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला। देखिए, पृथक निर्वाचकों की मांग का जवाब देते हुए गोविंद बल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो, तथा बहुल समुदाय का यह दायित्व है, जो ज़्यादा मात्रा में समुदाय है उनका यह दायित्व है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे, उन्हें अपने चारों तरफ संरक्षण पैदा करे। इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहा था। पंत आए, उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। आगे देखिए, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित है। पंत ने बोला, इस चीज़ को पढ़ लीजिए। गोविंद वल्लभ पंत ने बोला, इस चीज़ को पढ़ लेना। इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के सांचे को ढालना था। हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती थी और उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था, मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना था, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होती। पंत ने कहा, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं। चल देखिए, नागरिक के रूप में सोचे, अगर हम समुदाय के रूप में सोचेंगे तो क्या होगा? हम अपने समुदाय के बारे में सोच पाएंगे। अगर हम भारत के नागरिक के बारे में सोचेंगे तो हम अल्पसंख्यक से लेकर अपने समुदाय से लेकर हर व्यक्ति के बारे में सोच पाएंगे। और जो है ये धर्म को लेकर जो भेदभाव है ये भी नहीं रहेगा। अगर हम नागरिक के रूप में सोचना स्टार्ट करेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, और कोई मोमडन है या सिख है या कोई अल्पसंख्यक है तो वो भी भारत का नागरिक है, तो फिर क्या होगा कि हमें उसमें, और जो बहुल वाले लोग हैं उनमें क्या होगा, भेदभाव नजर नहीं आएगा। तो यही चीज़ होनी चाहिए कि हमारी सोच में क्या होनी चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं और जो सेकंड पर्सन है वो भी भारत का नागरिक है। हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही होती है। नागरिक ही है,
केवल हम लोग अपनी सोच बदल लेते हैं। जब समुदाय अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा रहा था, उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने यह भय सिर उठाने लगा था। कौन सा भय सिर उठाने लगा था? कि इससे निष्ठाएं खंडित होंगी और एक शक्तिशाली राष्ट्र और शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ लोगों को सताने लगी थी। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचन की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचन आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से कट जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए कि पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज़ मिले। चले आगे। केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। केवल इस प्रस्ताव में काम चलने वाला नहीं है। इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले NG रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है, या अब बेसभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं हर इंसान, और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, बहुत सारी स्वतंत्रताएं। यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग करे। देखिए, उस समय पर अधिकतर जनता पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो लोगों को कैसे पता कि संविधान में क्या लिखा हुआ, कैसे जागरूक होंगे। रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। चलिए देखिए आगे। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक के देश की जनता है, इस चीज को पढ़ लेना। रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की और भी ध्यान आकर्षित करके उन्होंने पूछा, इस चीज़ को पढ़ लेना आप लोग की क्या चीज़ें रही हैं। चलिए देखिए आगे, पढ़ लेना, इस चीज़ को पूरे को पढ़ लेना। थोड़ा देखिए, तबीयत सही नहीं है, इस चीज़ को पढ़ लेना। थोड़ी पूरा चैप्टर नहीं कराऊंगी मैं, इस चीज़ को भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमें हजारों साल तक दबाया गया। चलिए इस चीज़ को दिखा देती हूँ मैं आपको कि क्या था। जो निचली जाति होती हैं, जिसको हम दमित जातियां कहते हैं, वो लोग बोले कि हमें हजारों सालों तक दबाएंगे। संविधान में दमित जातियों के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया गया। राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान अंबेडकर ने दमित जातियों के प्रति दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी, जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से समाज से कट जाएंगे। संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी, दमित जातियों को किस तरह की सुरक्षा दी जा सकती थी, ये सब चीज़ें जो है गांधी जी ने सोची। दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्य यानी छुआछूत वाली चीज़ है ना, कि समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। संरक्षण और बचाव नहीं, बल्कि आपको क्या करना है कि लोगों के माइंड सेट करना है, तब चीज़ें सुधरेंगी। उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजन, सामाजिक कायदे कानून और नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ है। समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना पीना खाने और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। मद्रास के सदस्य थे कौन से मद्रास के सदस्य कौन थे? जे नागप्पा। तो उन्होंने क्या कहा? जे नागप्पा ने कहा है, हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं, अब हम और कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास आ गया है, हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। तो ये चीज़ बोली इन्होंने, ठीक है। नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन बोलते हैं ना, जिसको नीची कास्ट बोल देते आप, गांधी जी इनको हरिजन बोला था। हरिजन यानी भगवान के लोग, हरि के जन, है ना, ये चीज बोली थी गांधी जी ने। इनको हरिजन कहा था। हरिजन ऐसे ही नहीं लिखा जाता है, हरिजन का अर्थ समझिएगा। जन मतलब लोग, हरि मतलब भगवान, भगवान के लोग। हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% है,
कम हिस्सा थोड़ी ना है। उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज और राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। उसका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है। उनके पास ना तो शिक्षा तक पहुंचती और ना ही शासन में हिस्सेदारी थी। स्वर्ण ऊंची जाति के लोग। बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करती हुए मध्य प्रांत के श्री के.जे. खांडेलकर ने कहा है, क्या बोला है इन्होंने, हमें हजारों साल तक दबाया गया, इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं कर सकते। यानी हमारे दिमाग को दबाया गया, हमारी सोच में समझने की शक्ति को दबाया गया, हमारी बॉडी को तोड़ा गया, मारा गया, कुचला गया, और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है। हम सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा करते हैं। ना ही हम आगे बढ़ने के लायक हैं, या यह हमारी स्थिति है, यही हमारी स्थिति है। बंटवारे की हिंसा के बाद अम्बेडकर तक ने पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दी थी। अम्बेडकर भी नहीं चाहते थे, भीमराव अम्बेडकर जो कि दलित जाति से थे, नीची जाति से थे, वो भी नहीं चाहते थे कि निर्वाचक जो है पृथक किया जाए। संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, अस्पृश्यता बंद की जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए, निचली जातियों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, उनको ऊपर उठाया जाए। जो आज चल रहा है, जो चीज़ें सब आज चीज़ चल रही हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि इससे भी सारी समस्याएं हल नहीं होगी। सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। सही बात है कि संविधान कानून पारित करने से अकेला भेदभाव खत्म नहीं होगा, बल्कि लोगों की सोच से भेदभाव खत्म होगा। लोगों को ये चीज़ अपने अंतरात्मा दिमाग में बिठानी चाहिए, है ना। समाज की सोच में बदलाव लाना होगा, आ गई ना वही चीज़। परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया। क्या करें, ये चीज़ें भी ज़रूरी थी, और ये चीज़ तो लोगों के दिमाग में खुद ही लोग बाग अपनी सोच बदल सकते। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए चैप्टर, क्योंकि तबीयत तो देखिए थोड़ा ठीक है नहीं, ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा है, रात जी सकते हैं। 15-20 मिनट का और होगा ये, तो इसको हम कल वाले वीडियो में देख लेंगे, है ना। चलिए अब मिलते हैं कल बिल्कुल लास्ट चैप्टर के साथ, लास्ट वीडियो के साथ एनसीईआरटी के इतिहास के। इसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।